नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, राष्ट्र की आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी। आज मेरे उत्तर प्रदेश में लाल टोपी पर रेड अलर्ट वाली सियासत का सच बतलाऊंगा। आज मेरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रधानमंत्री मोदी की हुनकाई के मायने समझाऊंगा। आज मेरे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की विकास वाली सियासत के मायने भी समझाऊंगा। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताऊंगा मेरठ से गोरखपुर तक क्यों बढ़ गया सियासत का तापमान। गोरखपुर में मोदी योगी की जोड़ी ने खूब रंग जमाया तो कैसे मेरठ में बढ़ गया सियासी तापमान। आखिर अखिलेश और जयंत की जोड़ी कैसे बढ़ गया यूपी का सियासत का तापमान। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा प्रधानमंत्री मोदी की क्लास में सांसदों को लगी फटकार और उसके मायने क्या हैं, यह भी आपको समझाऊंगा। मैं आपको संसद में हंगामा ही हंगामे वाली राजनीति के खतरे के बारे में भी बताऊंगा। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं दिल्ली के बॉर्डर पर मेरे किसान भाइयों ने क्यों अपना डेरा डाला हुआ है और उसे उठाने की तैयारी कर ली है। क्यों सिंगू बॉर्डर पर मेरे किसान भाइयों ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। ये तमाम तस्वीरें और खबर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हर दिन इसी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। आपकी आवाज हर दिन बुलंद यूं ही करूंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल टोपी पर बड़ा अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने आज समाजवादियों की लाल बत्ती वाली राजनीति पर बड़ा अटैक कर दिया। पीएम मोदी ने आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की राजनीति पर रेड अलर्ट वाला अल्टीमेटम भी दे दिया है। मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बत्ती वाली ख्वाहिश पर चोट की तो उत्तर प्रदेश के विरोधी नेता क्यों तिलमिला गए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं लाल बत्ती कल्चर के खिलाफ मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया तो देश विरोधी नेता आखिर क्यों तिलमिला गए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बत्ती वाली दबंगई पर अटैक किया तो विरोधी नेता आखिर क्यों तिलमिला गए। मैं सरफराज से आपको बताना चाहता हूं मेरे उत्तर प्रदेश के करोड़ों भाई बहन लाल बत्ती कल्चर नहीं चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं। मेरे गोरखपुर के भाई बहन लाल बत्ती कल्चर नहीं चाहते हैं, खेतों में खाद पानी चाहते हैं। मेरे मेरठ के भाई बहन लाल बत्ती नहीं चाहते हैं, रोजी रोटी की गारंटी चाहते हैं। जो भी सियासी पार्टियां ये गारंटी देगी मेरा उत्तर प्रदेश उसका साथ देगा। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं तमाम राजनेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक के बाद एक सियासत कर रहे हैं। एम्स का इंतजार गोरखपुर को लंबे समय से रहा। रिसर्च सेंटर का इंतजार गोरखपुर को लंबे समय से रहा। उर्वरक कारखाने का इंतजार इलाके को सालों से रहा। इस समय का इंतजार पूरे पूर्वांचल को लंबे समय से रहा। यूपी के साथ साथ बिहार के लोगों को भी इन सब का इंतजार सालों से रहा। इस बेहद खास मौके को और भी खास बना दिया गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने। 5 साल पहले
मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इलाके में एम्स का बनना, जहां जापानी बुखार जैसी गंभीर बीमारी चुनौती बनी रही, ऐसे इलाके में एडवांस मेडिकल रिसर्च सेंटर का तैयार होना, खाद की कमी को खत्म करने के साथ रोजगार के अवसर दिलाने वाले खाद कारखाने का शुरू होना, इलाके के लोगों के लिए सपनों के सच होने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्होंने इसका एहसास भी करवाया। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। सामने भरी भीड़ हो, वो भी चुनाव के वक्त, तो ऐसे में सियासत की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पूर्वांचल के बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर गोरखपुर शहर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 से पहले यूपी की सत्ता संभालने वाली पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। विपक्षी पार्टियों के द्वारा उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को घेरा। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। आगामी चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़े प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी पर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रखने वाला बताया। लाल टोपी को यूपी के लोगों के लिए रेड अलर्ट तक बता डाला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है।
उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लाल टोपी वाले बयान ने यूपी की सियासत में उबाला ला दिया। चर्चा के केंद्र में एक बार फिर से लाल टोपी को ला दिया। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया लेने के लिए अखिलेश के आगे मीडिया के माइक तन गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ मेरठ में साझा रैली कर रहे थे। उसी वक्त उनसे पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया, तो बेहद सधे अंदाज में पीएम से पलटकर सवाल पूछते नजर आए। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाली बात, आरएलडी की साझा रैली में अखिलेश पीएम मोदी के लाल टोपी पर सीधे हमले पर सीधी प्रतिक्रिया देने से बचे, लेकिन जल्द ही ट्वीट करके लाल टोपी को बीजेपी के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया। अखिलेश ने कहा, लाल टोपी भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूरी की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर, महिला व युवा उत्पीड़ना का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। यूपी की सियासत में लाल टोपी वाली बहस ने फिर पुरानी याद ताजा कर दी। इसी साल फरवरी में समाजवादी नेताओं की लाल टोपी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल हो गया। हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। गोरखपुर की रैली में लाल टोपी पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासत गर्मा गई। सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। यूपी में चुनाव करीब हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाया है। जाहिर है सियासी तूफान इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं गोरखपुर में सालों से बंद पड़ा खाद कारखाना शुरू हुआ तो मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों ने थैंक यू मोदी जी कहा। गोरखपुर में सालों से पुराना एम्स का इंतजार खत्म हुआ तो पूर्वांचल के भाई बहनों ने मोदी जी को थैंक यू कहा। गोरखपुर में एडवांस मेडिकल रिसर्च सेंटर का सपना सच हुआ तो हर जुबान पर एक ही लफ्ज आया, थैंक यू मोदी जी। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, वक्त बदल रहा है और जुमलों की सरकार नहीं चलती, वो सरकार चलती है जो हमारे आपके सपने सच करती है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, सियासत का अंदाज बदल रहा है। अब भारी भरकम घोषणाओं वाले सरकार नहीं चलती, वो सरकार चलती है तो अपनी घोषणाओं को सच करने का दमखम रखती है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज गोरखपुर में मोदी योगी की जोड़ी का रंग खूब जमा। आज गोरखपुर में डबल इंजन वाली सरकार और नारे का रंग खूब जमा। आज गोरखपुर में मोदी है मुमकिन है वाले भरोसे का रंग खूब जमा। मोदी योगी की ये जोड़ी योजनाओं का शिलान्यास करती है। ये जोड़ी योजनाओं को जनता के हाथों में सौंपने तक को चैन से नहीं सोती। ये सियासत का नया मुहावरा है।
अनूठा मुहावरा है। मोदी योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की काया पलट करने की पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। मोदी मोदी मोदी। पूर्वांचल की सियासत का बड़ा केंद्र है गोरखपुर। यहाँ का विकास जैसे पूरे पूर्वांचल को लाभान्वित करता है, ठीक वैसे ही यहाँ की सियासत पूरे पूर्वांचल में प्रभाव रखती है। यही वजह है कि मंगलवार के दिन गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के लिए मंगलकारी प्रभाव वाली नजर आई। एम्स और एडवांस मेडिकल रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के साथ साल 1990 से बंद पड़े खाद के कारखाने का फिर से इलाके में शुरू होना पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए लंबे इंतजार के बाद मिलने वाले उपहार के रूप में सामने आया। इस बेहद खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। रैली में आई भीड़ के सामने पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए मोदी है तो मुमकिन है का मंत्र दोहराया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। गोरखपुर का खाद कारखाना जून 1990 में बंद हो गया था। साल 2016 तक यानी पिछले 24 सालों तक किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूर्वांचल के लोगों की इस सबसे बड़ी परेशानी पर बनारस के सांसद पीएम मोदी का ध्यान गया और 2016 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया। साल 2017 के बाद काम में तेजी आई और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। लंबे समय से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे योगी आदित्यनाथ के लिए ये बेहद खास पल रहा। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। लंबे समय से पूर्वांचल को बीमारियों का क्षेत्र माना जाता रहा। इलाके के लोग मलेरिया, कालाजार और फिर इंसेफेलाइटिस से परेशान होते रहे। हर साल सैकड़ों मौत इन बीमारियों की वजह से होती रही। स्वास्थ्य संसाधनों के अभाव में सरकारें कुछ ज्यादा नहीं कर पाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में साल 2016 में एम्स की नींव रखी और फिर अब उद्घाटन किया। पूर्वांचल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी।
लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब हैं, ऐसे में सीएम योगी के अपने क्षेत्र गोरखपुर में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड मोदी की मौजूदगी का सूबे की सियासत पर डबल इम्पैक्ट देखने को मिला। रैली में इकट्ठा हुई भारी भीड़ ने माहौल पूरा चुनावी बना दिया। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की पुरानी सरकारों पर हमला बोला, रैली में आए लोगों को घोटाले की याद ताजा करवाई, माफिया राज की याद ताजा करवाई। मैं आज योगी जी सरकार के इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया है। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था, लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। विपक्ष पर हमलावर पीएम मोदी फिर डबल इंजन की क्षमता और रफ्तार की बात दोहराते नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते नजर आए। विकास के दायरे में पूरे यूपी को लाने के लिए माफिया पर नकेल कसने के लिए किए गए सीएम योगी के प्रयासों को गिनवाते भी नजर आए। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। पूर्वांचल में पीएम मोदी और सीएम योगी के डबल धमाल ने, विकास के साथ सियासत के डबल डोज वाले कमाल ने उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमा दिया है। देखना होगा आगामी चुनाव तक इसकी गूंज बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्रीय आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों लगाई क्लास। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन उत्तर प्रदेश की क्या है चुनौतियां, सीएम योगी के मिशन उत्तर प्रदेश की क्या है चुनौतियां, समाजवादी पार्टी के मिशन उत्तर प्रदेश की क्या है चुनौतियां, कांग्रेस के मिशन उत्तर प्रदेश की क्या है चुनौतियां। मैं सरफराज सैफी
आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव के काउंटडाउन के साथ ऐसे कई सवाल गूंज रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैंने प्रधानमंत्री योगी से लेकर मोदी की रैलियां कवर की तो मुझे विकास वाले नारे सुनाई दिए। मैंने सीएम योगी की रैली कवर की तो मुझे विकास के नारे सुनाई दिए। मैंने अखिलेश यादव की चुनावी रैली कवर की तो मुझे विकास के नारे सुनाई दिए। मैं सरफराज सैफी आपको पूर्वांचल की बदलती तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको पूर्वांचल के सियासी गणित को भी समझाऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा पूर्वांचल में विकास क्यों बन गया है सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। बीजेपी की चाल सबसे तेज है। बीजेपी पूर्वांचल पर फोकस कर लगातार रैलियां कर रही है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। खाद कारखाना, एम्स और अत्याधुनिक लैब बहुत कुछ दे दिया। चुनावी साल में यह उद्घाटन बीजेपी को वोटों की फसल काटने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जिस फर्टिलाइजर प्लांट को करीब 30 साल पहले बंद कर दिया गया था, हजारों लोग एक झटके में बेरोजगार कर दिए गए। उस खाद कारखाने का उद्घाटन कर पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। गोरखपुर में उद्घाटन किए गए फर्टिलाइजर प्लांट से बीजेपी की चुनावी फसल लहलाती तय मानी जा रही है, क्योंकि खाद कारखाने से किसानों को न केवल आसानी से खाद मिलेगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आइए इस खाद कारखाने के सफर और उसकी खूबियों के बारे में आपको बताते हैं। खाद कारखाने को 8,603 करोड़ रुपए में तैयार किया गया। 12.7 लाख टन नीम कोडेट यूरिया का सालाना उत्पादन, प्रतिदिन 22,000 मैट्रिक टन अमोनिया यूरिया बनेगा। 3,850 टन नीम कोडेट यूरिया रोजाना तैयार होगा। नया प्लांट महज 46 महीने में बनकर तैयार हुआ है। यूरिया प्लांट में 400 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। करीब 20,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बता दें, साल 1990 में बंद हो चुके इस कारखाने का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने जुलाई 2016 में किया था, और अब जब 30 साल बाद फिर से खाद कारखाना खुला है, गोरखपुर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने गोरखपुर को न केवल खाद कारखाने की सौगात दी बल्कि एम्स का भी तोहफा दिया। इस सौगात से पूर्वांचल के उन गरीबों और मजदूरों को साधने की कोशिश की गई है जिनके लिए जिंदगी पर कई बार इलाज भारी पड़ जाता है। माना जा रहा है गोरखपुर एम्स से बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 7 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। एम्स और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। 1011 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ
112 एकड़ में फैला है। अभी 300 बेड हैं। बेडों की संख्या 750 तक प्रस्तावित है। एम्स में 35 इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। एम्स में 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। अस्पताल में मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स की ओपीडी सुविधा भी है। गायनेक, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी की भी ओपीडी सुविधा है। पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी है। एम्स में 2 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। आजादी के बाद से ही मेडिकल सुविधाओं के मामले में पूर्वांचल काफी पिछड़ा क्षेत्र था। इंसेफेलाइटिस बुखार हर साल यहां सैकड़ों बच्चों की जिंदगी छीन लेता था। न केवल पूर्वांचल बल्कि पश्चिमी बिहार और नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में जापानी बुखार कहर बरपाता रहता है। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने का पर भी काम किया और इसके उपचार भी आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस के साथ साथ कैंसर, डेंगू, मलेरिया, टीबी का भी प्रकोप है। इन बीमारियों की जांच के लिए गोरखपुर से काफी दूर लखनऊ, दिल्ली या फिर पुणे या मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन आईसीएमआर का रीजनल सेंटर खुलने से गोरखपुर के लोगों के ये दरिद्र दिन दूर होंगे। 36 करोड़ की लागत से लैब का अत्याधुनिक भवन बना है। लैब में इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समेत तमाम तरह की टेस्टिंग सुविधाएं हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस, कोरोना और अन्य बीमारियों की जांच की सुविधा भी है। नए लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की भी सुविधा है। बिल्डिंग में 500 केवी का सोलर प्लांट भी लगाया है। सोलर प्लांट की वजह से 200 यूनिट बिजली की बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई से अब तक 10वीं बार यूपी आ चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर दौरे पूर्वांचल में रहे। कुशीनगर, गोरखपुर में मोदी दौरे हो चुके हैं। 13 दिसंबर को मोदी काशी में होंगे। पीएम मोदी के बार बार पूर्वांचल में होने वाले दौरे जाहिर करते हैं कि लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के लिए पूर्वी यूपी बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की क्लास लगाई है। अब इस क्लास के मायने क्या हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। तमाम सांसदों को बुलाकर उनकी क्लास लगाई है। क्यों लगाई है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों की क्लास लगाई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को फटकार भी लगाई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को बड़ी वार्निंग दी, यानी चेतावनी दी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया है। मैं सरफराज सिंह आपको बताना चाहता हूं, संसद में कामकाज होता रहे, सांसद महोदय नाराज हो जाएं तो पीएम मोदी को गुस्सा आता है। संसद में जरूरी मसलों पर चर्चा होती रहे, सांसद महोदय गायब रहे तो पीएम मोदी को गुस्सा आता है। संसद में जनता के जुड़े मुद्दों पर बहस चलती रहे और सांसद महोदय गायब हो जाएं तो प्रधानमंत्री को गुस्सा आना लाजमी है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसे तमाम सांसदों को आज पीएम मोदी ने सख्त पैगाम दिया है। बदल जाइए वरना जनता बदलना जानती है, यह देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। संसद में कामकाज को लेकर बड़ी लापरवाही दिखाने वाले सांसदों को पीएम मोदी ने कड़ी फटकार लगाई है। बदल जाइए
वरना जनता बदलना जानती है। मैं सरफराज सैफी आपसे सच कहूं, प्रधानमंत्री मोदी के इस गुस्से पर मेरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ भाई बहन अपनी जान छिड़कते हैं। पीएम मोदी के इस अंदाज पर 130 करोड़ भाई बहन मर मटने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को देश की फिक्र है तो इन सांसदों को क्यों नहीं। जरा सोचिए सांसद महोदय आप क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी को गुस्सा क्यों आया, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संसद आप पार्लियामेंट में जाइए। पार्लियामेंट कितने दिन चलती है, कितने कम समय चलती है, ये किसी से छुपा नहीं है और उतनी देर भी आपकी प्रेजेंस नहीं हो सकती तो आपके एमपी बनने का कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो ही जाता है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो लाइनें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए बड़ा संदेश है। विशेषकर उन सांसदों के लिए कड़ा संदेश है जो संसद की बैठक में उपस्थित नहीं रहते, संसद के कामकाज में सहयोग नहीं करते। जब संसद चल रहा होता है तो इस बीच हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की रूटीन बैठक होती है, लेकिन इस मंगलवार की बैठक बेहद खास हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों को सख्त संदेश देकर इस बैठक को खास बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में सांसदों को समझा दिया काम करना जरूरी है, संसद में पार्टी का सहयोग बहुत जरूरी है, संसद में उपस्थिति बहुत जरूरी है। बच्चों की तरह बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो ही जाता है। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को समझा दिया, काम नहीं करोगे तो कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अगली बार सांसदों की लिस्ट में से नाम भी काटा जा सकता है। सांसद बनने का जो सपना इस मोदी मैजिक के दौर में पूरा हो गया है, नहीं सुधरोगे तो अगली बार शायद सांसदी का सपना पूरा नहीं हो पाए। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो ही जाता है। हर मंगलवार को बीजेपी के सांसदीय दल की बैठक पार्लियामेंट के ऑडिटोरियम में होती है, लेकिन इस समय वहां काम चल रहा है, इसीलिए बैठक अंबेडकर भवन में हो रही थी। बैठक की शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद में बिल पास होने के वक्त सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे संसदीय कामकाज में बाधा पहुंचती है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी लग गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा, मैं हमेशा आपको संसद में उपस्थित रहने को कहता हूं। आप घर में अपने बच्चों को जब कोई काम करने को कहते हैं और वो नहीं करते तो आप गुस्सा करते हैं, आपको बुरा लगता है। सोचिए मुझ पर और संसदीय मामलों के मंत्री पर क्या क्या बीतती है, हमें कितना बुरा लगता होगा। पीएम मोदी ने ये बातें संसदों के सामने रखते हुए संसद के विधायी कार्य में उन्हें जरूर शामिल होने को कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही साथ चेतावनी भरे लहजे में सांसदों को नसीहत भी दे दी। हालांकि पहले भी पीएम मोदी सांसदों की उपस्थिति को लेकर बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों में सख्ती कुछ ज्यादा दिखी। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो ही जाता है। ये शब्द अपने आप में काफी हैं। बीजेपी के सांसदों को समझाने के लिए, संसदीय कामकाज की गरिमा बताने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वे इसीलिए तो पहुंचे हैं। विधायकों को कानून बनाने से महत्वपूर्ण और क्या काम हो सकता है। सारे के सारे मंत्री संसद में ही तो रहते हैं, अपने क्षेत्र के काम करवाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की बातों का असर सांसदों पर तुरंत होता हुआ भी दिखा। हम चुने ही लोकसभा और राज्यसभा के लिए जाते हैं और अच्छे विधेयक को कानून बनाने के लिए। जब एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और घर से आ ही गए हैं दिल्ली, तो दिल्ली में रहना चाहिए और सांसदों को जो भी काम पड़ता है
पूरा देश कवर होता है विभागों से, और विभागों के मंत्री यहीं रहते हैं और मंत्री उपलब्ध रहते हैं सदन में, तो काम भी यहाँ कहा जा सकता है, उसके लिए मंत्रालय जाना जरूरी नहीं होता। तो जब आ गए हैं तो फिर रहना चाहिए। संसद के पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि विपक्षी दल के सांसद तो बाहर विरोध प्रदर्शन में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संसद आप पार्लियामेंट में जाइए। उनके लिए तो आसानी है, 5 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में एक आप बिल पास कर दीजिए, और जो कानून देश जिस पर चलता है, जिस पर निर्भर होती है हमारे देश की किस्मत, वो कानून आप इसी तरह पास कर दे बिना विपक्ष के। इसमें सरकार के लिए आसानी है, विपक्ष के लिए डिफिकल्टी है। इसलिए सरकार अपने सदस्य ज्यादा भेजना चाहते हैं और विपक्ष को कम करना चाहते हैं, ताकि विपक्ष की आवाज ही न रहे। आवाज नहीं रहेगी तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। संसद में होने वाले कामकाज में भागीदारी नहीं निभा पा रहे तो बीजेपी के सांसदों का भी कुछ ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है। वे भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में ठीक से भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। संसद में कार्यवाही के लिए कोरम का पूरा होना, यानी संसद के सदस्यों की कुल संख्या के 10वें हिस्से की उपस्थिति बहुत जरूरी है। कोरम या गणपूर्ति संसद के अंदर सदस्यों की न्यूनतम संख्या, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, जिसकी उपस्थिति से ही सदन का कार्य पूरा होता है। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य का होना अनिवार्य होता है। एक परंपरा के तहत राज्यसभा में कोरम पूरा नहीं रहने की स्थिति में हूटर बजता है, जिसका सीधा मैसेज होता है कि सांसद घंटी की आवाज सुनकर फौरन संसद के अंदर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में ये घटना 2 से 3 बार हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि सांसदों की अनुपस्थिति संसदीय कार्य मंत्री को परेशान करने वाली बात है। हालांकि संसद के अंदर काम सही तरीके से हो, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, विधायकों को कानून नहीं बनवा पाए, तो ये सीधे तौर पर सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को प्रभावित करेगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सख्त लहजे में बीजेपी के सांसदों को कहना पड़ा, परिवर्तन लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो ही जाता है। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। संसद में कामकाज सही तरह से संपन्न करवाना, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करना, अपना मत देश के सामने रखना, संसद के पटल पर रखना, ये जिम्मेदारी हर सांसद की है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। मोदी सरकार होश में आओ। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ विपक्ष के सांसदों की ये भी बड़ी जिम्मेदारी है, जनता से जुड़े, देश निर्माण से जुड़े नीति नियमों के निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लें। इसी के लिए तो वो सांसद चुने गए हैं, उनका मुख्य काम यही तो है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बीजेपी के सांसदों को कही, वो सभी पार्टी के सांसदों पर लागू क्यों नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट कितने दिन चलती है, कितने कम समय में चलती है, ये किसी से छुपा नहीं है, और उतनी देर भी आपकी प्रेजेंस नहीं हो सकती तो आपके एमपी बनने का कोई मतलब नहीं है। और निश्चित तौर से सारे पॉलिटिकल पार्टियों को ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सारे एमपी जो हैं, उनकी प्रेजेंस 100% हो, क्योंकि इस तरह तमाम महत्वपूर्ण बिल जो पास होते हैं उनके बारे में न तो जनता जान पाती है, न ही लोग अपनी राय रख पाते हैं। सिर्फ उस दिन लोग आते हैं पूरी तरह से जब प्रधानमंत्री हाउस में हो या जब उनका नेता बोल रहा हो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का। ये गलत है, पार्लियामेंट को इससे ऊपर उठ के देखना चाहिए। सही बात है, जब जनता का पैसा जनप्रतिनिधियों पर संसद में जनता की बात पहुंचाने के लिए खर्च हो रहा है, जनता के लिए काम करने का संकल्प लेकर ही जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पहुंचते हैं, तो फिर जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्य का एहसास कुछ सख्ती से करवाकर पीएम मोदी ने गलत क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों के पास सरकार की चिट्ठी आ गई। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे मेरे किसान भाइयों के पास सरकार की चिट्ठी आ गई। सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे मेरे किसान भाइयों के पास सरकार का पैगाम आ गया। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सरकार की चिट्ठी में एमएसपी पर नए फार्मूले पर उम्मीद नजर आ रही है। सरकार की चिट्ठी में किसान भाइयों पर दर्ज मुकदमे खत्म किए जाने का इशारा मिल रहा है। सरकार की चिट्ठी में बिजली बिल वाले विवाद का हल नजर आ रहा है। सरकार की चिट्ठी में पराली जलाने के मसले का हल नजर आ रहा है। मैं सरफराज सैफी, सरकार की चिट्ठी से किसान भाइयों की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जानकारी की माने तो चिट्ठी के बाद मेरे किसान भाइयों के तेवर बदल गए हैं। चिट्ठी के बाद टेंट उखड़ने की तैयारियां भी अब शुरू हो गई हैं। बस चंद घंटों बाद मेरे किसान भाइयों के आंदोलन से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आने वाली है। बस कुछ घंटे और इंतजार कीजिए। किसान आंदोलन खत्म होने की आहट। 376 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं किसान। बॉर्डर पर अन्नदाता की आखिरी रात। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी रहा, लेकिन अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से सटी सीमा पर डटे रहे। 3 कृषि कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर बॉर्डर पर रात दिन एक कर जमे रहे। मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानून वापस ले लिए। के पक्ष में आ गए, जो सदस्य लोग में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हावालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक पारित हुआ। लेकिन अन्नदाता ने दूसरी मांगे मानी जाने तक अपना आंदोलन जारी रखा। लेकिन अब लग रहा है कि मंगलवार की रात किसानों के लिए अंतिम रात होगी। किसान अपना आंदोलन वापस ले सकते हैं। हालांकि इसका फैसला बुधवार को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में होगा। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से, और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसपे आए, उसके समक्ष वो रखा गया। दरअसल केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को 5 अहम प्रस्ताव भेजे, जिसके बाद अन्नदाताओं का रवैया नरम रहा। बहुत लंबा समय मीटिंग चली है और इस मीटिंग में आज पूरा फैसला जो है उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। कल 2 बजे मीटिंग जो है वो रखी गई है। कल 2 बजे ही कल की मीटिंग में अगला जो हमें प्रपोजल आई है उसमें एक थोड़ा शब्द का हेरफेर है कि उन्होंने कहा कि मुकदमे वापस लेंगे सभी किसानों के, लेकिन कंडीशनल थी बात वो। और ये हमारे लिए ये इधर किसानों का ये था कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो वापसी पे क्या अभी फिलहाल कोई डिसीजन हुआ? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं है, कल बैठ के फिर होगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने बैठक की। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने कौन से 5 प्रस्ताव भेजे। एमएसपी पर सरकार का कमेटी बनाने का प्रस्ताव। आंदोलन खत्म होने के बाद केस वापस किए जाएंगे। बिजली बिल पर सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। पराली जलाने के मामले में किसानों को क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्ति। हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक घोषणा कर दी है। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों ने कुछ सफाई मांगी है और माना जा रहा है कि सफाई आने के बाद किसान नेता आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि किसान संगठन पिछले साल के 26 नवंबर से बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून समेत दूसरी मांगे मानने का दबाव सरकार पर बनाए हुए हैं। हालांकि गुरु पूरब के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी।
इसके बाद 3 कृषि कानून पर जमी टकराव वाली बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। सरकार ने संसद में कानून वापस लेने का ऐलान किया और अब सरकार ने किसानों को 5 प्रस्ताव देकर साफ कर दिया है कि अन्नदाताओं के लिए उनके दिल में काफी सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।